बीजेपी को एक तरह से जो है ट्रेलर दिखला दिया है। बिहार में हमको सस्ते में टहलाना चाहेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगी। तो मान लीजिए कि अगर एनडीए में उनकी बात नहीं बनी तो महागठबंधन का गेट उनके लिए बंद नहीं है। तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि एनडीए में टूट हो, एनडीए कमजोर हो। तो पारस जी को अगर मान लीजिए कल को आरजेडी के थ्रू महागठबंधन में प्रवेश मिल जाता है, निश्चित रूप से आरजेडी की सोच यही होगी कि इनके चेहरे को हम जो है चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से काउंटर करने के लिए चुनावी मैदान में इस्तेमाल करेंगे। क्रीमी लेयर वाली बात हो, यानी कोटा के अंदर कोटा, उस वक्त से ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो है राजनीतिक अदावत तेज हो गई। तो वो खुन्नस कहीं न कहीं है, क्योंकि चिराग पासवान कोटा के अंदर कोटा नहीं चाहते। और नीतीश जी ने तो बिहार में बहुत अच्छा किया कि दलित को 2 टुकड़ों में बांट करके महादलित बनाया। एनडीए में सीट शेयरिंग होने के साथ ही जीतन राम मांझी ने बगावती तेवर अपना दिया है। दिल्ली में सीट न मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि उनको ठगा गया है, उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये धोखा बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और इस बयान के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए कि क्या जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है? क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे और आरजेडी खेमे में जाने का मन बना रहे हैं? इन तमाम सवालों को लेकर जब हमने बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है, पूरी बातचीत को सुनिए। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर है। सर, जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई हैसियत के हिसाब से एनडीए में सीट शेयरिंग की गई। झारखंड में भी जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दिया गया। दिल्ली में चिराग पासवान नीतीश कुमार को दिया गया, जीतन राम मांझी को नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई हम मेरे साथ धोखा किया गया है, लेकिन ये धोखा बिहार में नहीं चलेगा, हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की सोच रहे हैं? देखिए, वो जीतन राम मांझी जी ने जो कुछ भी कहा है वो उसका संबंध सीधे सीधे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से है। और वो चाह रहे हैं कि अभी भले चुनाव में देर हो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाना जरूरी है। इसलिए झारखंड और दिल्ली के बहाने उन्होंने एनडीए और खास करके एनडीए के टीम लीडर बीजेपी को एक तरह से जो है ट्रेलर दिखला दिया है कि चलिए, झारखंड में आपने मुझे नहीं दिया, दिल्ली में नहीं दिया, लेकिन अगर आप बिहार में हमको सस्ते में टहलाना चाहेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगी। और इस संदेश के पीछे स्पष्ट है कि कभी कोई किसी को तभी धमकी देता है या अल्टीमेटम देता है जब उसके पास कोई रिजर्व में विकल्प हो। और इस वक्त बिहार में 2 ही ध्रुव पर जो है राजनीति हो रही है, एक महागठबंधन और दूसरा एनडीए। तो मान लीजिए कि अगर एनडीए में उनकी बात नहीं बनी तो महागठबंधन का गेट उनके लिए बंद नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि एनडीए में टूट हो, एनडीए कमजोर हो। और वैसे नेता या वैसी पार्टी जिसका किसी खास वोट बैंक पर थोड़ा बहुत भी अगर असर है तो उसको हम अपनी ओर खींच लें तो उससे कम से कम जो है हमारा वोट बैंक में इजाफा होगा और हमारा चुनावी प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। तो इसलिए एक विकल्प और संभावना को ध्यान में रखकर, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसकी सुनिश्चितता को देख करके ही मांझी जी ने ये बात कही है कि मैं बिहार में अपनी औकात दिखा दूंगा। या आपको नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी दलित चेहरे हैं और एनडीए के अंदर 2 दलित चेहरे हैं, चिराग और मांझी? हर बार भारतीय जनता पार्टी चिराग को कुछ खासी अहमियत दे देती है, जीतन राम मांझी उस मुकाबले में कहीं दिखते नहीं है। महागठबंधन के अंदर दलित चेहरे की तलाश है और इसीलिए पशुपति कुमार पारस को अब आरजेडी जो है टहला रही है या फिर आरजेडी सॉफ्ट हो गई है। जीतन राम मांझी को भाव दे सकती है और जीतन राम मांझी इस बात को समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि जिन 2 नेताओं का आपने नाम लिया, पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में भी लंबे समय तक मंत्री रहे, बल्कि लालू जी के साथ भी रहे वो, और राजनीतिक अनुभव तो है ही। आज उनकी पार्टी का जनाधार कम है, ज्यादा है, नहीं है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये तो जनता जाने। लेकिन एक बात तो है कि वो एक बड़े चेहरे हैं, नामी गिरामी चेहरे हैं और बिहार में सब लोग उनको जानते हैं। तो कभी कभी होता है क्या है कि अगर आपके पास वोट बैंक की ताकत कमजोर भी है तो चेहरा भी काम कर जाता है। अगर एनडीए के पास चिराग पासवान जैसा बड़ा दलित चेहरा है तो निश्चित रूप से महागठबंधन के पास
उनको काउंटर करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। तो वैसे में और एक ही परिवार से दोनों जुड़े हुए हैं, तो पारस जी को अगर मान लीजिए कल को आरजेडी के थ्रू महागठबंधन में प्रवेश मिल जाता है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से आरजेडी की सोच यही होगी कि इनके चेहरे को हम जो है चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से काउंटर करने के लिए चुनावी मैदान में इस्तेमाल करेंगे और दोनों के बीच जमकर वार प्रत्यारोप भी चलेगा ही। तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज ये है जीतन राम मांझी की। तो जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं। महादलितों के बीच जो है निश्चित रूप से उनकी स्वीकार्यता है। वोट वो कितना ट्रांसफर करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं, इसके बारे में भी अजीबोगरीब बातें हैं। जो एनडीए उनको अपने साथ रखे हुए है उसके ही कई नेता कहते हैं कि इनके पास तो वोट ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर उनके पास वोट नहीं है तो बार बार आप उनके आज खुशामद करके उनको अपने पास कैसे रखे हैं। एक इकलौता वो जीत करके गए हम पार्टी से और आपने केंद्र में मंत्री बना दिया। तो इतना सारा कुछ उस व्यक्ति पर ही खर्च किया जा सकता है जिस व्यक्ति का राजनीतिक रूप से महत्व और उपयोगिता अधिक हो। तो एनडीए उनके महत्व को समझ रही है और जीतन राम मांझी भी समझ रहे हैं कि मेरी अहमियत है और चुनावी राजनीति में तो निश्चित रूप से। तो बिहार में दलित राजनीति भी तो अब बट के होती है, क्योंकि नीतीश जी ने जब से महादलित बना दिया है तो एक सेक्शन महादलित है दूसरा दलित है। आप इसको टोटल कंसोलिडेटेड करके जो है दलित नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते। तो जीतन राम मांझी निश्चित रूप से महादलित के एक बड़े चेहरे तो हैं, उनके टक्कर का तो कोई चेहरा नहीं है। भले नेता ढेर हो सकते हैं। और इन दोनों के बीच में आपको याद होगा कि SC ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि क्रीमी लेयर वाली बात हो, यानी कोटा के अंदर कोटा, उस वक्त से ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो है राजनीतिक अदावत तेज हो गई। और इसमें कहा गया कि अभी पिछले दिनों जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी जो है माने इन लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि चिराग पासवान जो है अपने वर्ग प्रभाव वाले वोट बैंक का ट्रांसफर नहीं करा पाए या उन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत नहीं की, ऐसा आरोप भी लगाया गया। तो वो खुन्नस कहीं न कहीं है, क्योंकि चिराग पासवान कोटा के अंदर कोटा नहीं चाहते हैं और जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि नहीं हकमारी हो रही है, कोटा के अंदर कोटा हो। और नीतीश जी ने तो बिहार में बहुत अच्छा किया कि दलित को 2 टुकड़ों में बांट करके महादलित बनाया और आज उसमें जो आरक्षण से वंचित वर्ग थे, छोटी छोटी उपजातियां जो थी, उसको इस नीतीश कुमार के निर्णय से बहुत फायदा हुआ। तो उन वर्गों के बीच जीतन राम मांझी की काफी सक्रियता है, इसलिए आप उस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। और अपनी इसी ताकत को ध्यान में रख करके ही मुझे ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी जी ने एनडीए को अल्टीमेटम दे दिया कि जो काम आपने झारखंड में किया मेरे साथ, जो काम आपने दिल्ली में मेरे साथ किया, बिहार में ऐसा करने की सोचिएगा भी नहीं। और एक तरीके से सही भी है कि दिल्ली की राजनीति में जो है आप एक सीट अगर जदयू को दे रहे हैं और एक सीट लोजपा रामविलास को दे रहे हैं, तो वहां भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई वहां पर वोट जो है जो बिहारी वहां रहते हैं वोट देते हैं। तो वहां पर तो बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम किया तो जदयू की दावेदारी अधिक सीटों की बनती थी। वहां चिराग पासवान की पार्टी का तो कहीं कुछ उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जो जदयू का है या कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में एक ही तराजू पर आपने दोनों को तौल दिया। तो खैर इससे जीतन राम मांझी जी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका इशारा चिराग पासवान की ओर ही रहा होगा। अगर चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं, यानी मेरा भी जो है महादलित वर्ग वहां रहता होगा, वो हमको वोट देता। यही बात वो उन्होंने झारखंड के संदर्भ में कही कि झारखंड में भी क्या हुआ कि भाई चिराग पासवान की पार्टी को जो एक सीट मिली वो तो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे और वो चुनाव जीत करके आ गए। तो यानी आप जो है एनडीए के अंदर एक तरीके से निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं, इशारों में उन्होंने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।